अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। पावर के कंसेप्ट पे जाते हैं। पावर को हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया है बेसिकली। असल में आप कोई भी दो मशीन ले लो, उनमें आप उनकी एफिशिएंसी आपने कंपेयर करनी है कि वो कौन सा मशीन ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है। दोनों को आप एक ही टास्क का वाला कर दो, एक ही काम करना है दोनों ने। एक मशीन वो 1 घंटे में करे और एक दिन में करे, तो आप उन वर्क के बेस पे आप उन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क तो टाइम पे इंडिपेंडेंट होता है। ख्वाह वो जितने टाइम में भी हो, वर्क तो वर्क होता है। तो इस तरह से आप दो मशीनों के बीच में डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी मशीन अच्छी है। इसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया है एक कंसेप्ट को, जिसमें वर्क को हमने टाइम के साथ रिलेट किया है। इस कंसेप्ट को हम पावर कहते हैं। पावर को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को पी से डिनोट करते हैं। पी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई टी, यानी जितने देर में काम होती है उसको हम पावर कहते हैं। वर्क टू टाइम रेशो को हम पावर कहते हैं। ग्राफिकली अगर आप देखें तो वर्क और टाइम की ग्राफ का स्लोप जो होता है वो पावर होता है। वर्क और टाइम की ग्राफ का स्लोप असल में बराबर होता है डब्ल्यू डिवाइड बाई टी के। टेन टीटा भी हम इसे कहते हैं, हमने पढ़ाया था आपको ग्राफ्स में। तो इसे हम पावर कहते हैं। पावर को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं। एक और तरीक़ा इसका एनर्जी के टर्म में पावर को डिफ़ाइन करने का है। वर्क होती है तो ज़ाहिर है एनर्जी भी तो चेंज होगी बॉडी की। तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, जितने टाइम में किसी सिस्टम की एनर्जी चेंज हो जाए उसको हम पावर कहते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। फिर एनर्जी में भी मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ है, तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जी के बेस पे भी इसको अलग अलग डिफ़ाइन कर सकते हैं। पावर को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। पी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, तो ये इक्वेशन आप यूज़ करोगे। दूसरा, अगर पोटेंशियल एनर्जी यूज़ हो रही हो और उसको आप पावर के टर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पावर को एम जी एच डिवाइड बाई टी लिखेंगे। पावर को हम एक और तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। आपको फोर्स की वैल्यू दी गई है, टाइम वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, तो आप पावर को भी फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट एफ वी कास थीटा के बराबर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में कास थीटा। तो एफ डॉट वी के बजाय हम एफ वी कास थीटा भी लिख सकते हैं। कास थीटा आपको पता है कि 0 डिग्री पे कास थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो पावर 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। वो जबकि 90 डिग्री पे पावर 0 होता है, क्योंकि कास 90 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह 60 डिग्री पे पावर जो है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर के बराबर होता है, क्योंकि 60 डिग्री पे कास थीटा की वैल्यू हाफ के बराबर होती है। अच्छा, ये नेक्स्ट ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स वेलोसिटी का ग्राफ है। फोर्स वाई एक्सिस पे और वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है। तो फोर्स और वेलोसिटी के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो पावर के बराबर होगा। नेक्स्ट, पावर के लिए एक और इक्वेशन यूज़ करते हैं एंगुलर मोशन में। जो पावर के लिए इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, पी इज इक्वल टू टा इंटू ओमेगा। टा टार्क के बराबर होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। यह असल में पावर का इक्विवेलेंट आ गया। हर जो लीनियर मोशन है उसका और एंगुलर मोशन में दो क्वांटिटीज़ की आपस में एनालॉगस होती है, उनके इक्विवेलेंट होती है ज़रूर। तो जिस तरह फोर्स होता है लीनियर मोशन में, उसी तरह टार्क होता है एंगुलर मोशन में। जिसी तरह लीनियर वेलोसिटी होती है लीनियर मोशन में, उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर मोशन में। तो फोर्स के बजाय हमने टा लिखा, टार्क लिखा, और लीनियर वेलोसिटी के बजाय हमने ओमेगा लिखा, एंगुलर वेलोसिटी लिखी। तो पावर के लिए ये इक्वेशन भी हम बना सकते हैं। ये भी दोनों के प्रोडक्ट से आ रहा है, तो प्रोडक्ट से जब भी आएगा एरिया अंडर द कर्व के बराबर आएगा। तो टार्क और ओमेगा के एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू पावर हो जाएगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर। पावर की एक और किस्म है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इसे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। वी वोल्टेज है, आई करंट है। इन दोनों के प्रोडक्ट से आ रहा है, तो प्रोडक्ट से जो आएगा वो स्लोप के बराबर होगा। तो वोल्टेज करंट कर्व के स्लोप के बराबर आएगा पावर। ये मैंने मिसप्रिंट किया हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, ये असल में स्लोप है, करंट है असल में। ये टी के बजाय अपने आई लिखना है। अच्छा, तो पावर इसके स्लोप के बराबर हो गया। नेक्स्ट, फ्लूइड डायनामिक्स एक चैप्टर है, उसमें पावर की वैल्यू मास फ्लो रेट इंटू जी एच के बराबर होती है। और मास फ्लो रेट इंटू जी एच को हम वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू रो जी एच भी लिख सकते हैं। तो ये भी पावर की एक इक्वेशन है, ये भी पावर की। तो ये पावर को मुख्तलिफ वेज में हम डिपेंड करते हैं। असल में जो मास फ्लो रेट होता है, ये मास डिवाइड बाय टाइम को हम कहते हैं। जितना मास एक पार्टिकुलर टाइम में फ़्लो करती है, फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर में ये टर्म यूज़ होता है। और वॉल्यूम फ्लो रेट को हम वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कहते हैं, यानी एक स्पेस से एक पार्टिकुलर एरिया है, उससे एक पार्टिकुलर टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लूइड फ्लो करता है, उसे हम वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं। और ये रो आपको पता है, ये डेंसिटी के लिए यूज़ होता है सिंबल। पावर के लिए जो हम मेजरिंग यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उनकी बात की जाए, तो
पावर के मुख्तलिफ यूनिट्स होता है। इस आई सिस्टम में सिस्टम इंटरनेशनल में पावर का जो यूनिट है वो वाट है। 1 वाट 1 जॉल पर सेकंड को कहते हैं, यानी एक बॉडी 1 सेकंड में 1 जॉल वर्क कर रही है तो उसकी पावर 1 वाट हो जाएगी। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में पावर के लिए हार्स पावर यूनिट इस्तेमाल होता है, जबकि एफपीएस सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में पावर के लिए फुट पाउंड पर सेकंड यूनिट इस्तेमाल होती है। इनके रिलेशंस की बात की जाए तो एक हार्स पावर जो कि लार्जेस्ट यूनिट है ये 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के, जबकि यही एक हार्स पावर जो है ये 550 फुट पाउंड पर सेकंड के बराबर भी होता है। तो ये लार्जेस्ट यूनिट है। और नेक्स्ट हम पावर के डायमेंशन की बात करते हैं तो पावर के डायमेंशन आप याद कर लीजिए, ml² T⁻³ ये इसकी डायमेंशन हो गई। एक MCQ पॉइंट, ये 1-2 पॉइंट से इनको याद कर लीजिए। एक टीवी सेट जो होता है उसकी पावर एवरेज होती है 120 वाट, ये MCQ आया था पिछले टेस्ट में। और पावर कैलकुलेटर की पावर जो है ये मैंने लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये कैलकुलेटर की पावर जो है ये 7.5 × 10⁻⁴ वाट के बराबर होती है। पावर से रिलेटेड एक और टॉपिक है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मेजर ऑफ यूज़फुलनेस को कहते हैं। एफिशिएंसी को परसेंटेज में हम डिफाइन करते हैं तो ये आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100 के बराबर होती है, यानी आउटपुट वर्क डिवाइड बाय इनपुट वर्क इनटू 100। इसको हम चंद नीचे तरीके दिए हुए इन तरीक़ों से हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी को, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है? ये किसी ऑब्जेक्ट की वेट टू मास रेशो को कहते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट को एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो किसी ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स से खींचती है अपनी तरफ, उसको उस पे मास पे डिवाइड करो तो उससे ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी। ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, असल में ये फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करती है कि एक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है। ग्रेविटी को हम मैथमेटिकली G = W/m से लिखते हैं। W वेट होता है, m मास होता है। अर्थ के लिए ग्रेविटी की बात की जाए तो अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर होती है, जबकि मून पे इसकी वैल्यू 1.6 मीटर/सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए हम मुख्तलिफ इक्वेशंस यूज़ करते हैं। अगर डेंसिटी आपको गिवन हो तो आप डेंसिटी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। G = 4/3 × ρ/πgh। जो स्फीयर होता है, जो एक प्लेनेट है, उसकी डेंसिटी आपको गिवन है तो आपको ये डेंसिटी ऑफ प्लेनेट है, अच्छा ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप एक और इक्वेशन इसके लिए यूज़ कर सकते हो, G = Gme/r²। m यहाँ पे मास ऑफ प्लेनेट होता है, अर्थ के केस में मास ऑफ अर्थ हो गया। रेडियस ऑफ अर्थ या कोई दूसरा प्लेनेट है तो उसकी रेडियस को कहते हैं। और ये जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, न्यूटन ने अपने फार्मूलाज में यूज़ किया था। इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है और ये इसका यूनिट दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं जी के लिए। और इक्वेशंस जो हम यूज़ करते हैं उनकी बात की जाए तो जी के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ इक्वेशंस यूज़ होती है। अगर डेप्थ में हम अर्थ के में कूद के डेप्थ में जाना चाहे तो जी की वैल्यू डेप्थ के साथ बदलती है, G × 1 - d/r। जी जो है ये जी की अर्थ पे वैल्यू यानी सरफेस पे वैल्यू यानी 9.8 × 1 - d/r। ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। डी जो है ये डेप्थ की लेंथ है, हम कितना नीचे जा रहे हैं अर्थ सरफेस से, उसको डिनोट करती है। अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ पे जाए तो सरफेस से सेंटर तक तो जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू इस इक्वेशन के मुताबिक 0 आएगी। ये एक बहुत प्रोमिनेंट MCQ है कि द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज़, तो ये इक्वेशन से प्रूफ है। नेक्स्ट जी की वैल्यू हम हाइट के साथ बात करें तो हाइट के साथ कैसे वेरी करती है? हाइट के साथ जी वैल्यू ऐसे वेरी करती है, G = G/1 + h/r²। तो ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। जी अगेन ये जो सिंपल जी हमने दी हुई है ये 9.8 आप पुट करेंगे और इस इक्वेशन में जो हाइट है वो पुट करेंगे तो जी की वैल्यू आएगी। हाइट डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इसका मतलब जितना हम हाइट में ऊपर जाएंगे, हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, उतना जी की वैल्यू कम होगी। और जितना डेप्थ में भी यही कैसे कि जितना डेप्थ ज़्यादा हो जाएगा उतनी जी की वैल्यू कम होगी। अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम है, अर्थ सरफेस से ख्वाह हम जिस डायरेक्शन में भी दूर जाएंगे जी की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट ये MCQ पॉइंट है कि इफ़ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, अगर अर्थ रोटेट कर रही है, स्पिनिंग भी कर रही है, रोटेशन भी कर रही है, अगर ये रोटेशन और स्पिनिंग दोनों स्टॉप कर दे तो क्या होगा? तो जब ये रोटेशन और स्पिनिंग स्टॉप कर दे तो अर्थ जब स्पिन करती है तो असल में ये हमें बाहर पुश करती है, बाहर की तरफ हमें धकेलती है। अगर अर्थ ने अपना स्पिनिंग स्टॉप किया तो हमें ऊपर जो बाहर की तरफ एक्ट करने वाला फोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो रियल वेट विल इंक्रीज़। और पोल और इक्वेटर्स पे अब हम जी की बात करेंगे तो वो नॉर्मली इक्वल नहीं होते, लेकिन अर्थ रोटेशन स्टॉप कर दे तो जी की वैल्यू पोल और इक्वेटर दोनों पे इक्वल हो जाएगी।
जी की वैल्यू रोटेशन ऑफ अर्थ और शेप ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करती है। शेप ऑफ अर्थ जो है पोल्स पे अर्थ की शेप जुदा होती है और इक्वेटर्स पे जुदा होती है, इसी तरह रोटेशन भी इफ़ेक्ट करती है जी पे। तो जी की वैल्यू हम रोटेशन के टर्म्स में लिखें तो जी प्राइम इज़ इक्वल टू जी इनटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। ओमेगा यह एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी ये जो थीटा है, असल में थीटा की वैल्यू, थीटा को हम एंगल ऑफ डेप्थ कहते हैं। इसके ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा इसमें पे बात करते हैं तो पोल्स पे एंगल ऑफ डेप्थ की वैल्यू 90 डिग्री होगी और इक्वेटर स्पेस की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो इसी एंगल ऑफ डेप्थ पे डिपेंड करते हुए और रोटेशन पे डिपेंड करते हुए पोल्स पे जी की वैल्यू नॉर्मली जी के बराबर होगी, यानी 9.8 के बराबर होगी, जबकि इक्वेटर्स पे जी की वैल्यू पोल के मुकाबले में कम होगी। तो ये हमने बात अभी की भी है कि अगर अर्थ ने रोटेशन और शेप की वजह से अगर अर्थ ने रोटेशन स्टॉप किया तो ये पोल और इक्वेटर पे ये वैल्यू दोबारा इक्वल हो जाएगी। इसमें मेन फैक्टर जो है वो रोटेशन ऑफ अर्थ है। रोटेशन स्टॉप हो गया तो ये दोनों वैल्यू दोबारा इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पे हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर एंड हो जाता है। इंशाल्लाह जल्द ही हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोशन पे बात करेंगे, वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।